In this class, we'll continue our discussion of restriction endonuclease enzymes. So in the last class, we had studied about some of the cutting properties of restriction endonucleases. Now we'll see about their nomenclature, how they are named. So its nomenclature is very simple. We will see this with the help of an example which is also given in the NCERT, like ECO R1. So here we have different components of this part, that is, this is something else, this shows something else, this shows something else, and this shows something else. So we have to break it down. Now this is an ECO R1, that is Escherichia coli R1. So we'll have to see what it denotes. So E denotes genus. जीनस, यहाँ पर जीनस कौन सा है? यहाँ पर है जीनस एशेरिकिया. Okay, this CO represents species. यहां पर species है कोलाई. This R part represents the strain. यहां पर जो strain है that is RY13, और ये जो वन पार्ट है that represents कि किस ऑर्डर में इस एंजाइम को डिस्कवर किया गया था. So this nomenclature part is very simple. यहाँ पर जो first word है that is the capital one comes from the genus. यहाँ पर genus है Escherichia. Now the CO word comes from the species that is coli. This R word is the strain. हमने E. coli के different strains पढ़ने, जैसे R strain, S strain and other strains भी होते हैं. तो यहाँ पर जो strain है that is R. Strain is a sort of variety. जैसे हम normally पढ़ते हैं कि मैंगो प्लांट के अदर varieties होते हैं या फिर अलग अलग breeds होते हैं डॉग में, तो यहाँ पर उसी के इक्विवेलेंट बात कर सकते हैं कि इसी स्पीशीज के अलग अलग वेरिएंट होते हैं, दैट इज अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं. नाउ वी विल स्टडी, ये जो लास्ट का सीक्वेंस है रोमन न्यूमेरल में इसे लिखते हैं, तो ये वो सीक्वेंस शो करता है जिस सीक्वेंस में इस एंजाइम को डिस्कवर किया गया था. सो ECO R1 was the first restriction endonuclease to be discovered from Escherichia coli R strain. This is what this denotes. Now we'll see the types of restriction endonucleases. So the first is type 1. It is formed of 3 subunits. सो यहाँ पर टाइप 1 जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस का होता है उनमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं और उनको फंक्शन करने के लिए एटीपी की जरूरत होती है, मैग्नीशियम आयंस और एस एडेनोसाइल मिथियोनिन की भी जरूरत होती है टू फंक्शन. नाउ देयर इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट
तो इन एंजाइम्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को ये रिकॉग्नाइज कर सके, लेकिन इनमें ये एबिलिटी नहीं होता है कि ये डीएनए के सीक्वेंस पे कहीं पर काट सके, इसीलिए इनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट इज आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज नहीं कर सकते हैं हम। नाउ वी कम टू द टाइप 2 एंजाइम्स। तो यहां पर ये जो टाइप 2 एंजाइम्स हैं, दीज आर सिंपल एंजाइम्स, यानी कि इसकी तरह ये 3 कंपोनेंट से नहीं बने होते, ये सिंपल कंपोनेंट से बने होते हैं और इन्हें सिर्फ मैग्नीशियम आयंस चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए। इन्हें एटीपी भी चाहिए और एडेनोसाइल मेथोनियन भी चाहिए, लेकिन इन्हें नहीं चाहिए। ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस इन डीएनए और कट भी कर सकते हैं एट स्पेसिफिक साइट्स। हमने इसके जस्ट पहले वाले क्लास में देखा था कि स्पेसिफिक सीक्वेंस पर वो डीएनए को कट कर रहा था, दोज वर टाइप 2 एंजाइम्स। एंड देयरफॉर बिकॉज ये डीएनए को कट कर सकते हैं, देयरफॉर इन बायोटेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दीज एंजाइम्स आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड। Now we come to the type 3. अब यहां पर इस जो टाइप 3 एंजाइम है, ये 2 कंपोनेंट के बने होते हैं और ये 3 कंपोनेंट के बने होते हैं। सो इनसे ये डिफरेंस है, लेकिन इन्हें भी एटीपी चाहिए, मैग्नीशियम आयंस चाहिए और एस एडेनोसाइल मेथियोनिन भी चाहिए फंक्शन करने के लिए। सो दिस इज द सिमिलरिटी बिटवीन दीज 2 एंजाइम्स। देयर इज आल्सो वन मोर सिमिलरिटी।
तो ये जो एंजाइम्स हैं ये भी इसकी की तरह कट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनका यूज नहीं किया जाता है। नाउ इनका जो प्रॉपर्टी होता है वो टाइप 1 और टाइप 2 के एंजाइम्स के बीच में होता है, यानी कि दीज विल शो समथिंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू टाइप 2 एंड सम प्रॉपर्टी सिमिलर टू टाइप 1, so these are intermediate to both of these. So these were the three types of restriction endonucleases and we have to study this type 2. So whatever be the endonucleases that we'll be studying or we have studied in this chapter, all of them belong to these type 2 because these can cut DNA at specific sites. So this is the most important point in this discussion. Now we come to the part that is restriction and modification system in bacteria. So this is what is given at the beginning of the restriction endonuclease discussion in NCERT, but I am discussing it last because of certain causes. So ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है इन बैक्टीरिया। सो जब वायरस बैक्टीरिया को इन्वेड करता है तो वायरस से बचने के लिए जो बैक्टीरिया होता है अपने अंदर इस रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन मैकेनिज्म को यूज करता है। नाउ इस रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन मैकेनिज्म में दो तरह के एंजाइम होते हैं। तो इनमें दो तरह के एंजाइम्स होंगे, एक होंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, एक एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। सो ये क्या करेगा, ये वायरस के डीएनए को पीस पीस में काट देगा, यानी कि वायरस का डीएनए यूजलेस हो जाएगा। और ये जो मॉडिफिकेशन सिस्टम है ये मिथाइल ग्रुप्स को ऐड कर देता है अपने डीएनए पर।
सो दिस इज व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पर दो तरह के एंजाइम है, पहला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और दूसरा है मॉडिफिकेशन एंजाइम। तो ये क्या कर रहा है, ये मिथाइल ग्रुप्स ऐड कर दे रहा है बैक्टीरिया के खुद के डीएनए पर। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? अगर ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये वायरस के डीएनए को काट सकता है तो बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को भी तो काट सकता है, यानी कि बैक्टीरिया का खुद का डीएनए कट जाएगा उसी के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो बैक्टीरिया तो खुद ही मर जाएगा। तो खुद को मरने से बचाने के लिए बैक्टीरिया क्या करता है कि अपने डीएनए पर मिथाइल ग्रुप्स जोड़ लेता है। तो अगर अपने डीएनए पे मिथाइल ग्रुप्स जोड़ लिया, उस पॉइंट पर जहां भी इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, हमने पिछली क्लास में देखा था कि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। लाइकवाइज उसी रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे ये अपना मिथाइल ग्रुप जोड़ देगा, जिससे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको पहचान ही नहीं पाएगा। दैट इज वाई वो अपने डीएनए को कट नहीं करेगा। तो ये एंजाइम वायरस के डीएनए को काट दिया और ये जो एंजाइम है ये अपने डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। दिस इज हाउ द बैक्टीरियल एंड द वायरल डीएनए हैव द नॉर्मल अंडरगो देयर लाइटिक साइकिल। तो यहां पर डीएनए प्रोटेक्ट हो रहा है, यहां पर वायरस का डीएनए काटा जा रहा है। नाउ वी कम टू द पार्ट, यहां पर हमने देख लिया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस कैसे काटते हैं डीएनए को। अब हमें देखना है कि डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स है वो बनने के बाद क्या होते हैं। हम अभी क्या पढ़ रहे थे कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, दैट इज हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, एंड इन दैट क्लास वी वर डिस्कसिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पर हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर कमिंग बैक टू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो भी टूल्स होते हैं उन पर। तो डीएनए टेक्नोलॉजी में जो टूल्स हम पढ़ रहे थे दैट वाज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, तो वो तो यहाँ कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर कमिंग बैक टू दैट टॉपिक। तो वहां पर हमने देखा था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो डीएनए को कट करते हैं। तो डीएनए को कट करने से अलग अलग डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनते हैं। अब उन डिफरेंट साइज जो फ्रैगमेंट होते हैं उनको हमें पहले सेपरेट करना होता है। तो वो जो सेपरेशन होता है वो होता है एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। तो नाउ विल सी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने एप्लीकेशन दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक साइड पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे साइड नेगेटिव चार्ज होगा, कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो दैट इज कॉल्ड एज एनोड और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है दैट इज कॉल्ड एज कैथोड। तो यहाँ पर डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है या नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो वो किधर की ओर मूव करेगा, एनोड की ओर मूव करेगा। लेकिन हमें पता है कि जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स है वो सारे एक साइज के नहीं है, कोई छोटे फ्रैगमेंट्स है, कोई बड़े फ्रैगमेंट्स है, और वो किसके इन्फ्लुएंस में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और जेल। और एगेरोस जेल में पोर्स होते हैं, तो कहीं भी अगर पोर्स हैं तो ये तो नेचुरल है ना कि छोटे पार्टिकल्स उस पोर से ज्यादा इजीली क्रॉस कर पाएंगे, और बड़े पार्टिकल या बड़े डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स होंगे उस पोर से आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे। इट इज बट नेचुरल। तो यहां से ये ऑब्वियस डिस्कशन का रिजल्ट निकलता है कि जो छोटे पोर्स, जो छोटे साइज के डीएनए के फ्रैगमेंट होंगे वो इस मूवमेंट में आगे होंगे, और जो बड़े साइज के डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे वो इस मूवमेंट में पीछे रहेंगे, क्योंकि जो एगेरोस जेल में पोर्स है उनमें से छोटे पार्टिकल काफी आसानी से आगे निकल जाएंगे और जो बड़े पार्टिकल है वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा फिनोमेनन है। इससे डीएनए को हमने सेपरेट कर लिया, बड़े साइज के डीएनए पार्ट्स पीछे रह जाएंगे और छोटे साइज के डीएनए पार्ट्स आगे चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सीविंग इफेक्ट, मतलब पोर के थ्रू जब किसी चीज का मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज सीविंग इफेक्ट। तो सीविंग इफेक्ट ऑफ एगेरोस जेल की वजह से स्मॉलर फ्रैगमेंट काफी आगे मूव कर जाएंगे और जो बड़े फ्रैगमेंट होंगे वो पीछे छूट जाएंगे। नाउ अब हमें इस पार्ट से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। सो डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज इल्यूशन, बट वी कैन नॉट विजुअलाइज डीएनए। हम डीएनए को अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, तो इन दैट केस हमें कुछ और काम करना होगा। तो डीएनए तो डायरेक्टली दिखता नहीं है, लेकिन इथेरियम ब्रोमाइड से उसे हम स्टेनिंग कर देते हैं एंड देन उसे यूवी लाइट में एक्सपोजर दिया जाता है, उस पे यूवी लाइट इरेडिएट कर दिया जाता है। तो यूवी लाइट में एक्सपोज करने के बाद डीएनए जो होता है वो ऑरेंज कलर में दिखता है। नाउ इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज उसे हम डीएनए को हमको कट करना है उस एगेरोस जेल से।
तो यहाँ पर हमने डीएनए को पीस बाय पीस पहले सेपरेट कर लिया और उसको फिर स्टेन कर दिया। स्टेन करने के बाद हमने उसे यूवी लाइट में एक्सपोज कर दिया एंड आफ्टर दैट हमने उसे जो एगेरोस जेल में था वो उससे कट कर लिया। एंड जो डीएनए को सेपरेट करने का प्रोसेस है दैट इज नोन एज इल्यूशन, यानी कि डीएनए से का जो पार्ट हमने एगेरोस जेल से सेपरेट करके कट आउट कर लिया है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशन। नाउ वी विल स्टडी द अदर प्रोसेस एंड दैट इज कॉल्ड द अदर पार्ट दैट इज कॉल्ड एज क्लोनिंग वेक्टर्स। So these are the molecules or DNA molecules which are normally used to transfer a piece of DNA into an host organism. यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या चाह रहे थे कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए का जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर दें, यानी कि उसमें जेनेटिक चेंजेस लाएं और वो ऑर्गेनिज्म वो प्रोडक्ट बनाए जो हम चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया से चाहते हैं कि वो इंसुलिन बनाए या कोई और हार्मोन बनाए, तो इन दैट केस में हमें उसमें वो जीन डालना होगा, बट वी कैनॉट सिंपली कट एनी पीस ऑफ जीन एंड पुट इनटू द बैक्टीरिया एंड दैट बैक्टीरिया विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द ह्यूमन प्रोडक्ट। ऐसा नहीं होता है। सो फॉर keeping that in mind, after keeping that in mind, we have to remember that we have to use a vector or a cloning vector to inculcate that gene into the bacteria or any other organism of interest। तो यहाँ पर हमने वो जीन लिया और वो जीन को इस क्लोनिंग वेक्टर के साथ एसोसिएट करके उस होस्ट में डाल दिया। सपोज ह्यूमन का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट इज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, वो इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ हम कनेक्ट कर देंगे एंड देन उसे डाल देंगे बैक्टीरिया के अंदर, जिससे कि बैक्टीरिया वो प्रोड्यूस करने लगेगा। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर एंड दिस इज दोज व्हीकल्स, यानी कि ये वो व्हीकल्स है जो हमारे जीन को किसी ऑर्गेनिज्म में डालने में मदद करते हैं। नाउ इनके एग्जांपल्स हमें पढ़ने हैं। First one is plasmid, then we have to study about bacteriophages, बैक्टीरियोफाजेस में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ना है, दैट इज लैम्डाफेज। द थर्ड इज
that is bacterial artificial chromosome. Now we also have to study about YAC, that is yeast artificial chromosome. इसके अलावा हमें और भी पढ़ने हैं, that is phasmid and cosmid. तो हम इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे, बट दीज आर द 6 टाइप ऑफ cloning vectors that are used normally, and these are the 6 types that we have to study. Now bacteriophages are those viruses who infect the bacteria, and we will study these in detail. हमें सबसे ज़्यादा डिटेल में प्लाज्मिड्स पढ़ने हैं, उसके बाद bacteriophages, then इन चारों को we will study in brief. So first of all we have to understand what are bacteriophages. Now we will study each of these one by one, but before that we will study plasmid in detail. So now we will study about plasmids. सो ये बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी कि बैक्टीरिया का जो जीनोम होगा उसके अलावा होगा. दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड दीज आर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स, एंड दीज आर जनरली सर्कुलर. सो दीज वर डिस्कवर्ड बाय विलियम हेज. So these were the two scientists who discovered this plasmid. Now in a cell the number of plasmid could be 1 or 2 or even 500 to 700. So these plasmids are found in bacteria and also in some yeast, not in all the yeast, but only in some yeast these plasmids are present, and almost in every bacteria these plasmids are present. So these plasmids are not essential for the growth and other features of bacteria, but these are certain property inducing plasmids which have certain properties like antibiotic resistance.
So these plasmids can provide certain antibiotic resistance to the bacteria, but these are not essential for the growth and development of bacteria. So these were the natural plasmid. Now the first artificial cloning vector was created by Herbert Cohen. So he named this PBR and its number was 322. So now we have to see the nomenclature of this. Now we will see how it is named. PBR 322. So this P denotes plasmid. Okay. Now this B and R stands for the scientist who created it, that is Bolivar and Rodriguez. So this B here is Bolivar, this R is Rodriguez, and this is the number or the sequence in which that plasmid was created in the same lab. सो ये जो नंबर है 322 दैट डिनोट्स कि उस लैब में जो अदर सेम इसी तरह से प्लाज्मिड्स क्रिएट होंगे उनसे इन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए दैट इज इट डिटरमाइंस दैट इट वाज डिफरेंट एंड द सेम पीबीआर 325 would be different, PBR 327 would be different. तो यहाँ पे ये सीक्वेंस शो कर सकता है, अदरवाइज इट विल डिनोट कि ये उस लैब में बनाए गए दूसरों से अलग है, दैट इज इट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक नंबर. नाउ वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस PBR 322 artificial cloning vector. So this is the first PBR 322, that is it was the first composite plasmid made by Bolivar and Rodriguez. So these are the normal restriction sites of these enzymes, that is restriction enzymes. This stands for Proteus vulgaris and likewise the other one. अब यहाँ पर ये दोनों जो रेड कलर के जीन्स हैं those are the tetracycline resistant genes and this is the ampicillin resistant gene. यानी कि ये प्लाज्मिड जिस भी बैक्टीरिया में होगा वो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा. अगर दोनों में से कोई भी एक जीन खराब हो गया या फिर इंसर्शनल एक्टिवेट हो गया या डीएक्टिवेट हो गया दैट विल कॉज दैट जीन टू बिकम इनएक्टिव एंड वो जो बैक्टीरिया होगा उसके लिए वो फिर से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं हो पाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि ये जो सारे रेस्ट्रिक्शन साइट है वो किस बैक्टीरिया से आते हैं.
ये सारी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे वो इन्हीं ऑर्गेनिज्म से आते हैं। फॉर एग्जांपल PVU स्टैंड्स फॉर प्रोटियस वल्गैरिस, PST प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी, लाइकवाइज EcoR1 फ्रॉम एशेरिकिया कोलाई, CLA फ्रॉम कैरियोफेनॉन, लैटम हिंदी फ्रॉम हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe, BAM-H1 फ्रॉम बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशंस, SAL फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस। तो अब बचते हैं ये सारे साइट्स यानी कि अंदर वाले साइट्स। तो ORE is the origin of replication site. ORE is origin of replication site. ये जो ROP साइट है वो सीक्वेंस है जहां पर उस जीन के लिए वो जीन लोकेटेड होता है जो कि ऐसे प्रोटीन बनाएगा जो कि रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ वी हैव सीन द AMP एंड टेट्रासाइक्लिन R, सो वील सी दैट हियर। सो दिस इज द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। So these are the normal parts of this PBR322. ये बनाया था बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स ने। These are the normal parts of this whole artificial plasmid. It was of Escherichia coli. Escherichia coli के प्लाज्मिड में मॉडिफिकेशन से इन्होंने ये बनाया था। दैट इज बॉलिवर और रॉड्रिग्स ने Escherichia coli के प्लाज्मिड को मॉडिफाई करके बनाया था। अब हमें देखना है कि जो प्लाज्मिड है या फिर क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर के प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए जिससे कि हम ये यूज कर सके क्लोनिंग वेक्टर को किसी भी दूसरे होस्ट में डालने के लिए। कौन कौन से प्रॉपर्टीज क्लोनिंग वेक्टर में होने चाहिए। नाउ विल सी दोस प्रॉपर्टीज। So in genetics chapter we had seen what is ORI. ORI वो DNA sequence होता है जहां से कि replication start होता है. So for any piece of DNA to replicate in the host it must have ORI. यानी कि ORI site is a must. Number 2 is selectable marker.
सो ये जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं ये उस जीन में ऐसे साइट्स होते हैं जिनमें कि अगर चेंजेस होगा तो उससे हम ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेंट्स यानी कि जिनमें हमने डीएनए डाला है एक्स्ट्रा वो, और जो जिनमें हमने डीएनए नहीं डाला यानी कि वैसे बैक्टीरिया जो कि ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं उन्हें और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया को सेपरेट करने में मदद मिलता है। नॉर्मली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स आर यूज्ड। Now we come to the third property. So third property जो होता है, these are the cloning और recognition sites. So these are the sites और द रिस्ट्रिक्शन साइट जहां पर जो हमारे एंजाइम्स थे वो एक्ट करेंगे और उसी जगह पे न्यू डीएनए का एडिशन होगा यानी कि जो नया एक्स्ट्रा डीएनए हमें ऐड करना है वहीं पर ऐड किया जाएगा। सो दीज आर द साइट्स। फॉर एग्जांपल वी हैड सीन द नॉर्मल PBU1 साइट और द ECO-R1 साइट और द HindD2 साइट. So these were the sites where the ligation of foreign DNA will occur, but before that restriction nuclease will or the restriction endonuclease will cut it. So now we will see how transformants are selected. अभी हमने देखा था कि जो PBR322 था उसमें दो एंटीबायोटिक रेजिस्टिंग जीन्स थे यानी कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। अगर उन दोनों जगहों पर कोई भी जीन का एडिशन कर देंगे तो वो जो जीन है वो इनएक्टिव हो जाएगा। दिस इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो अगर हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के जगह पे किसी को लाइगेट करते हैं तो वो बैक्टीरिया क्या होंगे, वो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन वाले मीडियम पे ग्रो नहीं कर पाएंगे लेकिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे ग्रो कर पाएंगे।
तो अगर एम्पेसिलिन के साइड पे अगर हम ऐड कर देते हैं तो एम्पेसिलिन के लिए रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा और वो एम्पेसिलिन पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर हमने टेट्रासाइक्लिन पे ऐड कर दिया कोई फॉरेन डीएनए तो वहां पर भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर अब हम देख लिए कि यहाँ पर एडिशन अगर हम कर रहे हैं किसी भी डीएनए का या डीएनए के सेगमेंट का, तो अगर हम उसे किसी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट पर ऐड कर दे रहे हैं तो उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। दिस इज हाउ वी सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। सो ट्रांसफॉर्मेंट्स जो होते हैं उनमें जिनमें हमने चेंजेस लाया है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिनमें हमने चेंजेस नहीं लाया है, इसी के बेसिस पे हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट कर सकते हैं या फिर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नाउ ये जो प्रोसेस होता है काफी हेडेक वाला प्रोसेस होता है। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, सो देयर नीड टू बी सम अल्टरनेट प्रोसेस। तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली दोनों प्लेट पे अलग अलग एंटीबायोटिक मीडियम में बैक्टीरिया का कल्चर करना पड़ रहा था। जिनमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होगा वो सर्वाइव कर जाएंगे टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे, जिनमें एम्पेसिलिन होगा रेजिस्टेंस वो एम्पेसिलिन पे सर्वाइव कर जाएंगे, और जिनमें दोनों के लिए रेजिस्टेंस होगा वो दोनों मीडियम पे सर्वाइव कर जाएंगे। लाइकवाइज जिनमें एम्पेसिलिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं होगा वो उस मीडियम में मर जाएंगे, और जिनमें टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं होगा वो उस मीडियम में मर जाएंगे। सो इस मेथड से इन्हें सेपरेट करना काफी मुश्किल होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है उनको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेलेक्ट करना या फिर सेपरेट करना मुश्किल होता है। दैट इज व्हाई सम अल्टरनेटिव मेथड वाज इनोवेटेड।
अभी हमने देखा कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला मार्कर था दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, तो इसीलिए कोई और डिफरेंट मार्कर्स को सिंथेसाइज किया गया। तो इससे क्या होता है इस मेथड में कि जो मीडियम होता है उनमें हम एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डाल देते हैं जिससे कि उसमें कलर आएंगे, और अगर उसमें वो जीन इनएक्टिव हो चुका है तो उनमें वो कलर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल हियर व्हाट हैपेंड इज, जेनेटिक्स में हमने लैक ओपेरॉन पढ़ा था, वहां पर देखा था हमने कि जो Z जीन होता है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को बनाता है। तो यहां पर जिन बैक्टीरिया में Z जीन नॉर्मली काम करेगा तो वो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के मीडियम में ब्लू कलर्ड कॉलोनी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जिनमें Z जीन इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा वहां पर वो कलरलेस कॉलोनीज प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि वहां पर गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का प्रोडक्शन होगा ही नहीं। देयरफॉर इट इज वेरी इजी। नाउ अब हमें पढ़ना है कि ये सारे जो प्रोसेसेस हो गए तो अब इसको कैसे किसी होस्ट के अंदर डालना है। बट बिफोर दैट जो हमने प्लाज्मिड के अलावा अदर टाइप्स के पढ़े थे जो क्लोनिंग वेक्टर्स थे उनका एक शॉर्ट समरी हमें देखना है। जो पहला क्लोनिंग वेक्टर था वो प्लाज्मिड हमने पढ़ लिया है। नाउ वी विल बी स्टडीइंग द अदर टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज में हमने दो एग्जाम्पल देखने हैं। जो पहला एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड एज लैम्डाफाज।
तो यहाँ पर बैक्टीरियोफाज में दो एग्जाम्पल हमने पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो बैक्टीरिया लैम्डाफाज होते हैं। ये बैक्टीरिया जो है इकोलाई को इन्फेक्ट करेंगे। इनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम होता है, अप्रोक्सीमेटली उनमें 48,500 बेस पेयर्स होते हैं। नाउ यहाँ पर एक कंडीशन है कि इसके जो बेसेस हैं दोनों साइड में 12 बेसेस फ्री होते हैं। इन्हें हम कहते हैं कोहेसिव साइट्स और कॉस साइट्स। अब यहाँ पर जब इसका डीएनए बैक्टीरियोफाज के हेड में होता है तो ये क्या होता है, ये लीनियर होता है, लेकिन इकोलाई में जाने के बाद ये सर्कुलर हो जाता है। तो इसका जो दोनों पेयर यानी कि दोनों साइड में 12-12 बेस पेयर फ्री है। दैट इज सपोज कि दिस इज द नॉर्मल डीएनए ऑफ दिस पार्ट। सो यहां पर इसके 12 बेस पेयर्स फ्री होंगे। इस साइड वो 12 बेस पेयर फ्री होंगे और इस साइड भी 12 बेस पेयर फ्री होंगे। So this side is also cos side and this side is also cos side. तो जब ये बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, दैट इज ये जो वायरस का डीएनए है बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, तो इन दोनों स्ट्रैंड्स का कॉस साइड एक दूसरे में चिपक जाएगा और ये सर्कुलर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन्हीं कॉस साइड्स पर एक फॉरेन डीएनए लगा सकते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं, जो जीन हम बैक्टीरिया में डालना चाहते हैं। तो उस जीन को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो जब वायरस बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो बैक्टीरिया के अंदर वो जीन भी साथ में लेकर चला जाएगा। दैट इज हाउ वी कैन ट्रांसफर आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द बैक्टीरिया। दिस इज हाउ इट हैपेंस इन द केस ऑफ लैम्डाफाज। नाउ बैक्टीरियोफाज में हमने एक बैक्टीरियोफाज देख लिया है, दैट इज द लैम्डाफाज। नाउ विल सी M13 फाज। सो वो जो हमने अभी लैम्डाफाज देखा था उसमें क्या था कि लीनियर डीएनए था, सर्कुलर डीएनए नहीं था। बट यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड है और यहाँ पर ये सर्कुलर है, और सिंगल स्टैंडर्ड होने की वजह से इजीली इसके साथ किसी भी फॉरेन डीएनए को लिंक किया जा सकता है क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड है। नाउ हमने और भी टाइप्स के क्लोनिंग वेक्टर्स देखे थे। फॉर एग्जाम्पल द थर्ड टाइप इज दैट इज बैक। हमने इसका जो फुल फॉर्म है वो पहले ही पढ़ लिया था, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स।
ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स उन्हें कहते हैं जो कि ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि फर्टिलिटी फैक्टर या कोई और फैक्टर बैक्टीरिया में इंड्यूस करते हैं. These are modified to transfer pieces of DNA up to 3 lakh to 3,50,000 bases. इतने बड़े DNA के पीसेस को ये ट्रांसफर कर सकता है बैक्टीरिया ये किसी भी सेल में. Now we come to the fourth part, that is yak. This was yeast artificial chromosomes. These are linear DNAs. तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो होता है दैट इज लीनियर एंड दिस प्लाज्मिड्स आर सर्कुलर. दीज कैन डिलीवर स्मॉलर पीसेस ऑफ डीएनए. अगर आप बेस पेयर के साइज को देखें तो ये 3 लाख से 3.5 लाख है और ये 10 लाख बेसिस वाले डीएनए के टुकड़े को बैक्टीरिया या किसी और सेल में इंड्यूस कर ले जा सकता है. सो दिस इज मोर बेनिफिशियल. नाउ वी कम टू द पार्ट दैट इज कॉस्मिड. ये 2 पार्ट से मिलकर बना है. कॉस that is cohesive site of lambda phage. तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि जो हमारा लैम्डा फाज था उसके अंदर एक कोहेसिव साइट था. तो ये उसके कोहेसिव साइट प्लस प्लाज्मिड इन दोनों का कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर है. नाउ वी हैव टू स्टडी वन मोर टाइप एंड दैट इज कॉल्ड एज phasmid. So it has been formed by तो यहां पर पूरे बैक्टीरियोफाज में प्लाज्मिड का एडिशन हुआ है. यहां पर बैक्टीरियोफाज के सिर्फ और सिर्फ कॉस साइट दैट इज कोहेसिव साइट को हम लोग ऐड करके प्लाज्मिड के साथ बनाए हैं इसको. वी हैव जस्ट सीन कॉस साइट क्या होते हैं और कंपोजिट स्ट्रक्चर दैट इज बैक्टीरियोफाज हमने जस्ट पढ़ा है. नाउ वी विल सी कि कैसे जो नेचुरली किसी भी प्लांट या एनिमल के अंदर जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है. यहां पर हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल. एक बैक्टीरिया होता है दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. ये एक डाइकॉट प्लांट्स में एक डिजीज करता है दैट इज कॉल्ड एज क्राउन गॉल डिजीज. लाइकवाइज यहाँ पर जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस क्या करता है कि अपना एक टीआई प्लाज्मिड होता है. टीआई मींस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. ये अपने प्लांट्स में रूट सेल के अंदर डाल देता है इन द केस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स.
सो डाइकॉट प्लांट में डालने के बाद वहां पर ये ट्यूमर प्रोड्यूस करता है एंड दोज ट्यूमर्स आर कॉल्ड एज क्राउन गॉल्स। यानी कि यहाँ पर इस बैक्टीरिया में हम ये देख सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है प्लांट्स में रूट्स में डिजीज कॉज कर सकता है थ्रू इट्स ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड। सो बायोटेक्नोलॉजी में हमने यही तो पढ़ना है। लाइकवाइज जो कुछ रेट्रोवायरसेस होते हैं जो ह्यूमंस में कैंसर कर सकते हैं। सो जिस तरह बैक्टीरिया प्लांट्स के डाइकॉट को ट्रांसफॉर्म कर सकता है ट्यूमरस सेल्स में, उसी तरह ये जो रेट्रोवायरसेस होते हैं ये भी हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं टू प्रोड्यूस कैंसर्स। यानी कि ये हमारे बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि ऊपर में हमने देखा कि ये सारे अपने डीएनए को किसी और के अंदर डाल के हम लोग उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। उसी तरह ये वायरस अपना जो डीएनए या अपना आरएनए ये हमारे अंदर लाकर अपना डीएनए बनाकर हमारे सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है इनटू द कैंसरस सेल। नाउ वी विल सी कि हमने तो अभी बना लिया है सारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब इसे किसी होस्ट में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। यानी कि कोई भी जो होस्ट होगा जिसके अंदर हमें ये डीएनए डालना है उस होस्ट में कैसे इंट्रोड्यूस करना है। हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था वो किसी होस्ट के अंदर हमें डालना है, लेकिन होस्ट में जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो तो लिपिड बाइलेयर से बना है, लिपिड का बना हुआ है, और डीएनए है हाइड्रोफिलिक और लिपिड होता है हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स इजीली इंटरैक्ट नहीं करते, इसीलिए हमें कुछ सर्टेन आर्टिफिशियल प्रोसेसेस करने होंगे जिससे कि हाइड्रोफिलिक डीएनए सेल के अंदर चला जाए थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सो फर्स्ट इज treatment with divalent cation,
तो अगर हम बैक्टीरियल सेल को डाईवैलेंट कैटायन के साथ ट्रीट करते हैं तो उनमें डीएनए को अंदर जानने में इजी होता है, दैट इज डीएनए का इंटरनल जो पाथवे है वो फ्लो, उसमें जाने में डीएनए को आसानी होगा। इट इज ऑल्सो फॉलोड बाई तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया, बैक्टीरिया जिसके अंदर हमें डीएनए का टुकड़ा डालना है उस बैक्टीरिया को हमने कैल्शियम आयन के साथ ट्रीट किया। देन हमने उस बैक्टीरिया को आइस पर रखा, फिर उसे 42 डिग्री सेल्सियस पे रखा, फिर उसे आइस पर रख दिया। इससे क्या होगा कि डीएनए जो है ना वो काफी इजीली चला जाएगा बैक्टीरियल सेल के अंदर। द सेकेंड मेथड इज माइक्रो इंजेक्शन। तो यहां पर क्या किया जाता है कि ये जनरली एनिमल्स के केस में यूज किया जाएगा माइक्रो इंजेक्शन, या फिर जाइगोट में या एम्ब्रियो में हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहां पर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया था उसको डायरेक्टली बहुत ही थिन इंजेक्शन के थ्रू सीधा न्यूक्लियस में इंजेक्ट किया जा सकता है। नाउ द अदर थिंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड एज बायोलिस्टिक्स और जीन गन। It is normally suitable for plant cells. तो इस मेथड को जनरली हम लोग प्लांट सेल्स के लिए यूज करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, डीएनए का जो रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है, यानी कि हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था विद हेल्प ऑफ प्लाज्मिड्स एंड अदर थिंग्स, उसे हम टंगस्टन या गोल्ड के पार्टिकल्स पे कोटिंग कर देंगे एंड देन उसको बहुत हाई वेलोसिटी पे प्रोजेक्ट करेंगे प्लांट सेल के अंदर। या फिर उससे क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल है उसके थ्रू सीधा वो चला जाएगा प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि वो बहुत हाई वेलोसिटी से प्रोजेक्टेड हुआ है। So these are the three normal methods through which DNA can be forced to go inside the cell.